नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं, किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। नई संसद, नया बिल, लेकिन पहले ही दिन मोदी के प्लान पर बवाल हो गया है। आज उसके बारे में बताऊंगा। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल मोदी ले तो आए, लेकिन क्या संसद में पास करा पाएंगे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों बोली कि मोदी महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं? आज इसके बारे में भी बताऊंगा और उसका सच भी बताऊंगा। इसके बाद खालिस्तानियों पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक का चैप्टर होगा। क्या मोदी सरकार ने घर में घुसकर ठोक दिया खालिस्तानियों को? कनाडा के पीएम ट्रूडो का नकाब हटा तो मोदी विरोधी सोरोस निकल कर आया क्या? मोदी का कनाडा को मैसेज, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, उसका क्या असर हुआ है आज ये भी दिखाऊंगा। फिर बात होगी बॉलीवुड की, वो शादी जिसमें 17 बॉलीवुड स्टार पर ईडी की रडार है। टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़ समेत 17 स्टार्स पर जो नई आफत आई है उसका चैप्टर आपको दिखाऊंगा। जूस बेचने वाला हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया, आज इसका चैप्टर भी। फिर बात होगी चीन की। G20 में अलग थलग पड़ा चीन क्या युद्ध की तैयारी शुरू कर चुका है? चीन का वो हथियार जिसने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है, आज वो भी दिखाऊंगा। और आज से सियासी किस्सा शुरू कर रहा हूं पाठशाला में। आपको बताऊंगा कि राजीव गांधी के कमरे में अचानक घुस आई वो महिला कौन थी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए आप सीधे पीएम के साथ संवाद कर सकेंगे। पीएम ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर नई संसद के अंदर की तस्वीर भी शेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और इस लिस्ट में अब व्हाट्सएप का नाम भी जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि कुपोषण किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई। आगे सीएम ने कहा कि जैसे इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों को रोका गया, ठीक वैसे ही कुपोषण को भी खत्म करने के लिए काम करना होगा। सीएम योगी ने लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 7 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 3 अधिकारियों समेत 4 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी उजैर खान समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग आतंकी हमले का मास्टरमाइंड 10 लाख का इनामी आतंकी उजैर खान ही था, जो अब मर गया है। नू हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। करीब 20 मिनट तक कोर्ट दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक मामन खान को नू हिंसा की साजिश में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली एनसीआर में कई बिल्डर्स के ठिकानों पर आज भी इनकम टैक्स ने छापे मारे। इनकम टैक्स ने छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपए कैश और करीब 10 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और गुरुग्राम बेस्ड इन बिल्डर्स पर 400 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का आरोप है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2, गुरुग्राम और उसके जो आसपास के करीब 21 ठिकाने थे, वहां पर छापेमारी हुई। देश भर में आज गणेशोत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक भक्तों ने अपने घर पर गणपति को विराजमान किया। मुंबई में बड़े बड़े फिल्मी सितारों के घर पर भी गणपति बप्पा विराजमान हुए। पीएम मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि नई संसद, नया बिल, लेकिन पहले ही दिन पीएम मोदी के प्लान पर क्यों बवाल हो गया? क्या ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल मोदी संसद में पास करा पाएंगे? और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों बोल रहे हैं कि मोदी महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, और इस आरोप का सच क्या है? 2014 में सत्ता संभालते ही पीएम मोदी का विजन और फोकस एकदम क्लियर दिखा है कि बॉस, देश में अटकाने लटकाने की परंपरा को खत्म करके देश को हर हाल में आगे ले जाना होगा, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने ऐसा लगता है जैसे कोई लिस्ट बना के रखी और उस पर टिक लगाते जा रहे हैं। जैसे जीएसटी डन, 370 डन, 3 तलाक डन, राम मंदिर डन, बैंकिंग सेक्टर में सुधार कर दिया, गरीबों का घर देना कर दिया, महिलाओं को शौचालय डन, अर्थव्यवस्था को टॉप पर ले जाने के लिए कदम उठाना, सुधार करना डन। मतलब
पीएम मोदी एक एक काम को जैसे लिस्ट में लिख कर रखें और निपटाते जाने, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और ये वो काम है जो सालों से अटके थे, सब करते चले आ रहे थे बातें, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और आज भी दो ऐसे काम किए हैं जो बरसों से लटके हुए थे, ऐसे काम जो कई सरकारें करना तो चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, और आखिरकार किया किसने? वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जो दो बड़े काम हुए, उन्होंने पहला काम यह किया कि नई संसद बनवाकर उसमें आज से कामकाज शुरू करवा दी। नई संसद की जरूरत, नई संसद की मांग दशकों से चल रही थी। लोग चिंता जता चुके थे कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में, कि अरे भैया जर्जर हो रहा है, किसी दिन गिर ना जाए, नई संसद चाहिए, नई संसद चाहिए। किसी का ध्यान ही नहीं, मोदी आए करके डिलीवर। नरेंद्र मोदी ने 9 साल के अंदर बनाकर दिखाकर दिया और वहां नई संसद में काम भी शुरू हो गया। इसी तरह से संसद में महिला आरक्षण को लेकर पिछले 27 सालों से बातें ही चल रही। कई सरकारें, कई प्रधानमंत्री आए चले गए, लेकिन महिला आरक्षण पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद की शुरुआत के ऐतिहासिक दिन को चुना और महिला आरक्षण का नया बिल भी लोकसभा में पेश कर दिया। पीएम मोदी ने सबसे यह रिक्वेस्ट भी की कि भैया इस बिल पर साथ दीजिए। अब कल क्या होगा आपको वो भी बता देता हूं। कल इस बिल पर लंबी चर्चा भी होगी। आज बिल की बातें सामने आ गई हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बिल के आने के साथ ही बड़े विवाद भी विपक्ष ने खड़े कर दिए। विपक्ष ने नई संसद को लेकर भी विवाद किया और महिला आरक्षण को लेकर भी विवाद कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को यह चिंता हो रही है कि महिला आरक्षण का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए। इसलिए वो महिला आरक्षण के अंदर, अब उसके आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो महिला आरक्षण बिल के तारीख की भी बात कर रहे हैं कि आएगा कब, ये तो बताइए। केजरीवाल की पार्टी तो कह रही है कि मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, इसे लागू कब करेंगे? इन आरोपों का सच भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल के क्रेडिट पर मारामारी जो चल रही है वो भी दिखाऊंगा कि महिला आरक्षण का मुद्दा तो सोनिया गांधी और कांग्रेस का है, हो गई, क्रेडिट की लूट मची है भाई। लेकिन इस पूरे विवाद की एक एक बात आपको बताऊं, उससे पहले यह देखना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियां जब भी देश के इतिहास को पढ़ेंगी तो आज का दिन जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि आज भारत ने 96 साल पुराने संसद भवन को छोड़कर नई संसद भवन में कामकाज का शुभारंभ किया। जैसे ही नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई और नई संसद का भव्य रूप सामने आया तो लोगों का मुंह खुला कर खुला रहा, लोग दंग रह गए। नई संसद की भव्यता को साफ साफ देखा जा सकता था। नई संसद की यह भव्यता देखकर तो वो लोग भी दंग रह गए जिन्होंने राजनीति की वजह से इसके उद्घाटन का बॉयकॉट कर दिया। आज अंदर जाकर उनको भी लगा कि अरे यार, बना तो जबरदस्त। पुरानी संसद से नई संसद में जाने के लिए पीएम मोदी खुद पैदल चले और पैदल चलते चलते वो नई संसद तक पहुंचे। पीएम मोदी के पीछे पीछे सारे सांसद चल रहे। उस वक्त माहौल क्या था, एक बार जरा उसको देखिए, फिर आगे की बात। यानी वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पुरानी संसद को ऐसे ही छोड़कर सब नई संसद में चले आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी। संसद के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ सांसदों को बोलने का मौका दिया गया। सेंट्रल हॉल वो जगह है जहां पर बैठकर संविधान सभा ने देश का संविधान लिखा था, इसलिए पुरानी संसद को पीएम मोदी ने संविधान सभा का नया नाम दिया है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, सुनिए सर। आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए।
इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। यानी नई की तरफ आगे बढ़ना है तो पिछला इतिहास, गौरवशाली इतिहास, उसे छोड़ नहीं देना है। नरेंद्र मोदी ने यह भी याद दिलाया। लेकिन जिस सस्पेंस की बात इतने दिनों से चल रही थी, वो सस्पेंस भी आज खत्म हो गया। हमने पाठशाला में आपको कल ही बता दिया था कि सरकार महिला आरक्षण बिल लाने जा रही, और आज हमारी खबर पर मुहर भी लगी। ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए नया बिल लोकसभा में पेश किया। पीएम मोदी ने इस बिल पर क्या कहा है, एक बार उसको भी सुनिए, फिर बिल की डिटेल, बिल पर हंगामा और बिल पर फैलाए जा रहे झूठ का सच क्या है वो भी आपको बताऊं। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम। महिला आरक्षण को लेकर जो बिल लोकसभा में पेश किया गया, उस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल में महिलाओं के आरक्षण का क्या फॉर्मूला पीएम मोदी ने निकाला है, पहले वो समझिए। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मतलब अगर 100 सीट है किसी विधानसभा में तो उसमें से 33 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर लोकसभा में 100 सीट है तो 33 महिलाओं के लिए होगी। अभी लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं और बिल लागू होने से लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं को 15 साल के लिए ही यह आरक्षण मिलने जा रहा है। इसके बाद आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। मतलब यह भी नहीं है कि हमेशा के लिए दे दिया, भाई 15 साल बाद एक बार फिर देखिए कि महिलाओं को संसद में लाने का फायदा महिला वर्ग को मिला, देश को मिला, नहीं मिला, इवैल्यूएट कीजिए, फिर ले आइए अगर आपको जरूरत लगे। लेकिन महिला आरक्षण के बिल पर 3 विवाद खड़े हो और इन विवादों की सच्चाई भी आपको बताता हूं, इसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। महिला आरक्षण बिल पर जो विवाद हुए वो विवाद कौन कौन से हैं भाई? पहला विवाद तो हो गया क्रेडिट लेने का। अरे भैया हम इसको करना चाहते थे, हम ही तो लाए थे, हम ही तो पहले से बात करते थे, जन्म जन्म से तो हम ही चाह रहे थे। अरे चाह रहे थे तो किए क्यों नहीं? लेकिन अब क्रेडिट लेने के लिए सब लाइन में लगे, कौन ही मार रहे कि हटो हम किए हैं कि नहीं। दूसरा विवाद जो खड़ा हुआ वो आरक्षण में आरक्षण। मतलब आरक्षण तो महिलाओं को मिल ही रहा है, लेकिन उनको आरक्षण में भी आरक्षण चाहिए कि भाई इन महिलाओं में भी आप दलितों को, ओबीसी को, एससी एसटी को अलग से दीजिए। और तीसरा विवाद हुआ कि ये लागू कब होगा। इसको लेकर अब बड़ा हंगामा हो रहा है कि अरे मोदी जी तो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब कह रहे हैं मोदी जी तो ऐसे ही शिगुफा छोड़ दिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी ने बेवकूफ बना दिया महिलाओं को, ये तो लागू नहीं कर रहे हैं 2024 में, वगैरह वगैरह। तो इसका सच भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा विवाद होता रहा है और जिसकी वजह से ये अब तक पारित नहीं हो पाया, वो विवाद है आरक्षण के अंदर आरक्षण का। क्योंकि ऐसी कई पार्टियां हैं जो इस आधार पर लंबे समय से महिला आरक्षण का विरोध करती आ रही हैं कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं। मोदी सरकार जो बिल लेकर आई उसमें भी एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बिल में यह कहा गया है कि एससी, एसटी कैटेगरी के तहत जो सीटें रिजर्व हैं उसमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। जिन सीट को शुरुआत में महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा वो फिक्स नहीं होंगी, हर चुनाव पर ये सीटें बदली जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर चांदनी चौक लोकसभा सीट है
और अगर एक चुनाव में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई तो जरूरी नहीं कि हर चुनाव में वही रिजर्व रहेगी। अगले चुनाव में उसे महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किसी और सीट को किया जाएगा, ये अलग फैसला है। बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि महिलाओं को हर सीट पर प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लंबे समय से महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़ा बनने वाली समाजवादी पार्टी ने इस बार भी बिल के विरोध के संकेत दे दिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि बिल के समर्थन पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संसद परिसर में डिंपल यादव के बयान से कोई शुभ संकेत तो मिलते नहीं दिख रहे। एक बार उनको सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया बिल का, लेकिन हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं का भी कोटा निर्धारित हो। और इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकार 9 साल के बाद ये बिल लेकर आई है और ये आने वाले चुनाव में लागू नहीं कर पाएगी। समाजवादी पार्टी का महिला आरक्षण पर क्या रुख है उसे आप उनके नेताओं के सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कह रहे हैं कि 33% महिला आरक्षण में दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग की हमारी बहन बेटियों के साथ कैसे न्याय हो। अब आगे सुनिए क्या लिखते हैं। परकटी छोटे छोटे बालों वाली, अंग्रेजी बोलने वाली, टीवी सीरियल में काम करने वाली महिलाएं हमारी गरीब बहन बेटियों का हक मार लें। परकटी छोटे बालों वाली, ये इनकी सोच है महिलाओं को लेकर। महिला आरक्षण बिल पर मुस्लिम राजनीति भी तेज हो गई। ओवैसी साहब कहां पीछे रहते, वो तो तुरंत मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है उस पर चर्चा करने लगे। अपनी पार्टी में कितनी मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए और ऐसा नहीं है, इसलिए वो बिल का विरोध करते हैं। एक बार ओवैसी साहब को भी सुनिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। सबसे पहला सवाल तो ओवैसी साहब से कोई पूछे कि इतनी चिंता है मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलने की, तो अपनी पार्टी में 33% सीटें पहले देना शुरू करें। अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं अगर इतनी चिंता है कि मुसलमान महिलाएं संसद तक नहीं पहुंच रही हैं। हालांकि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि बीएसपी संसद में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। वैसे तो 2010 में मायावती ने इन शर्तों के साथ महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था कि उसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार में बीएसपी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। बीएसपी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो लंबे वक्त से अटका हुआ है। बीएसपी चाहती है कि 33 की जगह 50% आरक्षण महिलाओं को मिले और महिला आरक्षण में ही एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को कोटा अलग हो। अगर इन मांगों को लागू नहीं भी किया जाता है तब भी बीएसपी संसद में महिला आरक्षण बिल को समर्थन देगी और इसे पास कराने में पूरी मदद करेगी। उधर कांग्रेस महिला आरक्षण को लेकर इस तरह की राजनीति कर रही है कि उसे क्रेडिट भी चाहिए और वो विवाद भी कर रही है। इसी वजह से आज राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में तगड़ी बहस हो गई। मतलब संसद नहीं थी लेकिन हिसाब वही पुराना था। एक बार सुनिए वहां क्या हुआ है आज। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है
शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है, मैंने तो वो बोल रहा हूं, कुछ नहीं कुछ। Sir, I'm sorry. I respect the. Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition. But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. महिला आरक्षण बिल अभी पेश ही हुआ है, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि महिला आरक्षण बिल तो कांग्रेस लेकर आई थी, कभी राज्यसभा में कभी लोकसभा में, और कांग्रेस ने जो बिल राज्यसभा में पास करवाया था उसी बिल को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। इस पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के दावे को काउंटर किया और कहा कि ना तो लोकसभा में यह बिल कभी पास हुआ है, ना ही यह कांग्रेस वाला बिल है। एक बार अधीर रंजन चौधरी के दावे पर अमित शाह ने कैसे काउंटर अटैक किया, सुनिए जरा। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है। अधीर रंजन जी ने 2 चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और 2, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। यानी सब क्रेडिट लेने की होड़ में कि भैया हमने किया था, राजीव गांधी ने ये किया, हम तो ये बिल लाए। अरे भैया पास कराते तब तो। महिला आरक्षण में भी आरक्षण और क्रेडिट की लड़ाई के बीच एक और बड़ा विवाद शुरू कर दिया गया है। यह बिल तो सिर्फ जुमला है कहा जा रहा है, क्योंकि बिल कब लागू होगा इसकी तारीख नहीं बताई गई। कहा जा रहा है कि ये तो 2024 में लागू ही नहीं होगा। इसका मतलब नरेंद्र मोदी महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका पूरा सच भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण कब और कैसे मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह भी बिल में बताया गया है। सबसे पहले जनगणना हो। आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। जो जनगणना 2021 में होनी थी वो अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि बीच में कोविड वगैरह भी आ गया और उसके बाद स्थितियां ऐसी नहीं थी कि जनगणना हो। कयास है कि जनगणना 2023 के बाद ही पूरी हो पाएगी। जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो पाएगी। डिलिमिटेशन में अभी देश में जितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाएगी। डिलिमिटेशन अपने में ही एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और उसे लागू करवाने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद ही महिला आरक्षण के प्रावधान संसद और विधानसभाओं में लागू होंगे। अब बिल को लागू करने के टाइम को लेकर ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं, महिला बेवकूफ बनाओ बिल, और कांग्रेस कह रही है कि यह चुनावी जुमला है, क्योंकि बिल 2024 में तो लागू नहीं होगा। इसका पूरा सच क्या है आपको यह भी जानना चाहिए, क्योंकि बिल के लागू होने को लेकर आधी अधूरी बातें फैलाई जा रही हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके, महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट कहीं उनको ना चला जाए और राजनीति की जा सके। सच क्या है मैं आपको बताता हूं है, और इसलिए 2026 के पहले इस बिल को लागू करने की कोई बात नहीं की गई। दरअसल संविधान में जो एक प्रावधान है सेक्शन 82 का, उसमें 2002 में बदलाव किया गया था, और वो बदलाव ये कहता है कि 2026 के बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता है। और इसीलिए इस बिल में कहा गया है कि 2026 के बाद जैसे ही पहला सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके आधार पर
डिलिमिटेशन होगा और तुरंत ये कानून लागू कर दिया जाए। लेकिन उस पर भी माहौल बना दिया गया कि अरे 2024 में नहीं ला रहे यार, उसके पहले का फैक्ट तो जानो कि 2002 में क्या हुआ था, संविधान में क्या लिखा है। लेकिन नहीं, हर चीज में विरोध करना है, हंगामा करना है, माहौल बनाना है, झूठ फैलाना है। पाठशाला में अब खालिस्तानियों पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक का चैप्टर। क्या खालिस्तानियों को घर में घुसकर ठोक रहा है भारत? खालिस्तानियों से लप्पो चप्पो करते कनाडा के पीएम ट्रूडो का नकाब हटा तो मोदी और भारत विरोधी सुरोस निकला क्या? और मोदी ने कनाडा को क्लियर मैसेज दे दिया है कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी भी ये बात कहते और मानते हैं कि पीएम मोदी जब जवाब देते हैं तो सीधा, सिंपल, सरल और सपाट जवाब, बिना किसी लाग लपेट के, टू द पॉइंट। बात चाहे राजनीति की हो या फिर देश हित से जुड़े मुद्दे की या फिर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, पीएम मोदी एक्शन लेने में देर नहीं करते। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार बिना किसी 3-5 के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सीधा कर दिया, जिन्होंने कनाडा की संसद में खड़े होकर कह दिया और भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये आरोप खालिस्तानी आतंकी की मौत से जुड़े हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के जवाब में भारत ने जो रिस्पांस दिया है वो देखकर जस्टिन ट्रूडो भी सोच रहे होंगे कि भैया गलती कर दी नरेंद्र मोदी और भारत से पंगा ले। आज आपको यह भी बताऊंगा कि खालिस्तानियों के बेस्ट फ्रेंड बनकर घूम रहे जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी सोच और घोर मोदी विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन पहले आप यह देखिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर क्या आरोप लगा। ट्रूडो ने कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में कह दिया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बीच कनेक्शन की जांच कर। ट्रूडो ने आगे कहा कि कनाडा के नागरिक की कनाडा में हत्या या किसी देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। यह उन मौलिक नियमों के खिलाफ है जिसके तहत खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। यानी ये भाई साहब एक खालिस्तानी आतंकी के समर्थन में उतर आए और सीधे इंडिया से लड़ने बैठे। कनेडियन पीएम के इस बयान के बाद कनाडा ने भारत के राजनयिक को कनाडा से भारत वापस भेज दिया। भारत के एक राजनयिक को कहा कि तुम इंडिया जाओ। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कार्रवाई के तौर पर हम भारत के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं। हम मामले की तह तक जाएंगे। अगर यह सच साबित होता है तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का उल्लंघन हो। एक बार कनाडा की विदेश मंत्री को सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि भारत ने कैसे कायदे से इनको ठीक किया है। We will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. इसी बयान में कनाडा की विदेश मंत्री ये भी कहती सुनाई देती हैं कि अगर इसमें कोई सबूत मिले या जांच में ये पाया गया कि भारत का रूल, अरे भाई जब पाया ही नहीं गया तो तुमने भेज कैसे दिया भारत के राजनयिक को वापस? कैसे तुम्हारे पीएम ने बोल दिया जब जांच पूरी नहीं हुई है? दरअसल यहां तक तो कनाडा फ्रंट फुट पर खेल रहा था। उसको लग रहा था कि भारत इससे दबाव में आ जाएगा। जस्टिन ट्रूडो भी सोच रहे होंगे कि भारत से G20 में हुए अपमान का बदला भी ले लेंगे। ट्रूडो और G20 में उनकी कैसे क्लास लगाई गई थी उसके बारे में आगे बताओ। लेकिन पहले यह देखिए कि कनाडा के एक्शन पर भारत ने क्या रिएक्शन दिया। कनाडा से जैसे ही खबर आई कि भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को फौरन बुलाया। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर हैं कैमरून मैके। भारत के विदेश मंत्रालय ने इनको बुलावा भेजा। सुबह 10:26 पर कैमरून भैया विदेश मंत्रालय के अंदर गए और 4 मिनट बाद गुस्से से तमतमाते हुए 10:30 पर गाड़ी में आके बैठ गए। कनाडा के हाई कमिश्नर बाहर आते हैं और कार का दरवाजा इतनी जोर से बंद करते हैं कि वहां जो पत्रकार था उसका माइक वहां और हाथ दबते दबते बचा। एक बार जरा फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाई। सर, कैमरा सर, सर, सर निज्जर डेथ पे स्पीकिंग। Call the external affair minister. Sir, you meet the sir. Sir.
यानी 4 मिनट में ऐसी क्लास लगी विदेश मंत्रालय के अंदर भाई साहब की कि 4 मिनट में सूजा हुआ मुंह लेकर गाड़ी में बैठ गए। इधर कनाडा के हाई कमिश्नर गुस्से से लाल पीले होकर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले और उधर विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें बताया कि भारत सरकार ने भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को समन किया था और उनको भारत सरकार के फैसले के बारे में बताया गया जिसमें भारत ने कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया। कनाडा के वरिष्ठ डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। यानी तुम उधर से एक भेजे, इधर से लो, तुमको भी दे दिया। कनाडा के डिप्लोमेट्स के भारत के अंदरूनी मामलों में दखल और एंटी इंडिया एक्टिविटी से भारत सरकार चिंतित। यानी जैसे को तैसा। तुम तो कह रहे हो कि भारत ने वहां खालिस्तानी को ठोक दिया, यहां तो तुमने जो है कार्रवाई की उसी में उठा के उल्टा दे दिया कि लो ले जाओ, तुम भी अपना एक उठा के ले जाओ। यानी तुम एक भेजोगे, हम भी एक भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये तो अगर थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें कि भारत ने खालिस्तानी आतंकी को कनाडा में घुस के ठोक दिया, तो ये तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। जैसे पाकिस्तान में घुस के आतंकियों को ठोका था, वैसे ही कनाडा में घुस के आतंकी को ठोक दिया। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं था वो आदमी। और ये बात तो खुद ट्रूडो कह रहे हैं कि भैया मोदी सरकार ने घुस के ठोक दिया है। खैर, सच जो भी है, सरकार कह रही है कि हमने ऐसा नहीं किया। जैसे को तैसा का जवाब कनाडा को दे दिया गया है। भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को निकालकर संदेश दिया कि भारत के मामलों में कनाडा का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने तेवर दिखाए तो कनाडा के सुर भी बदल गए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत के खिलाफ अपनी संसद में भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब वो हालात सामान्य करने की बातें करने लगे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रूडो ने अब कह दिया है कि कनाडा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले, बस कनाडा मामले को और खराब नहीं करना चाहता। यानी बाई ने तुरंत बैकफुट ले लिया। उसको समझ में आ गया ये तो ठोकने पर आ गए। जिस खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर कनाडा ने यह सारा रायता फैलाया, वो है कौन और कैसे मारा गया वो भी जानिए। निज्जर का पूरा नाम हरदीप सिंह निज्जर था। 1992 में निज्जर भारत से भागकर कनाडा चला गया। हरदीप सिंह निज्जर नकली पासपोर्ट के जरिए, जिसके लिए ये ट्रूडो आंसू बहा रहा है, ये भाई साहब निज्जर खालिस्तानी आतंकी ये नकली पासपोर्ट लेके कनाडा में घुसा था। निज्जर ने कनाडा में खुद को शरणार्थी बताया। उसका शरणार्थी का दावा भी खारिज हो गया। कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए निज्जर ने कनाडा की एक महिला से शादी कर ली। शुरुआत में हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में प्लम्बर का काम करता था। उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ गया। बब्बर खालसा पर ही पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का आरोप। बाद में निज्जर सिख फॉर जस्टिस इसमें शामिल हो गया, जहां वो गुरपतवंत पन्नू के बाद दूसरे नंबर पर था। निज्जर ने अपने संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी गठन कर लिया। खालिस्तान के लिए लोगों को भड़काता था, फंडिंग करता था, ट्रेनिंग देने का काम निज्जर का था। पंजाब में युवाओं को भड़काना और ट्रेनिंग देना इसकी जिम्मेदारी थी। इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की प्लानिंग करता था। निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2016 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था और एनआईए ने निज्जर पर 2022 में 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ऐसा टेररिस्ट था यह आदमी जो मर गया और इसके लिए कनाडा लड़ने आ रहा है इंडिया से। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल हत्या हो गई। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में गुरुद्वारे की पार्किंग के पास हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। बाइक पर सवार 2 नकाबपोश हमलावरों ने निज्जर को गोली मार दी थी, जिसके बाद निज्जर की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की मौत के मामले में भारत पर आरोप क्यों लगाया। इसकी 2 वजह हो सकती है और पहली वजह G20 में ट्रूडो की नाकामी। G20 में शामिल होने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत आए। भारत में पीएम मोदी के साथ ट्रूडो की द्विपक्षीय बात नहीं हो पाई। जस्टिन ट्रूडो G20 के आधिकारिक डिनर में भी नहीं गए। भारत के साथ कनाडा की ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात रुक गई है। इतना ही नहीं, G20 समिट के बाद 10 सितंबर को ट्रूडो को कनाडा के लिए रवाना होना था, लेकिन भाई साहब का प्लेन ही खराब हो गया और 2 दिन तक ट्रूडो को भारत में ही रुकना पड़ा। इसको लेकर कनाडा की मीडिया में ट्रूडो की जमकर आलोचना भी हुई। कनाडा की मीडिया में क्या लिखा गया था उसे सुनिए, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या करना चाह रहा था। कनाडा के प्रमुख अखबार टोरंटो सन ने लिखा कि ट्रूडोज ईगो पुट्स ट्रेड विद इंडिया एंड जॉब्स एट रिस्क। यानी ट्रूडो ने अपने अहंकार की वजह से भारत के साथ ट्रेड और नौकरी को खतरे में डाल दिया है। इसी तरह से रॉयटर्स ने ट्रूडो की भारत यात्रा पर हेडलाइन बनाई थी कि मोदी स्कॉल्ड्स ट्रूडो ओवर सिख प्रोटेस्ट इन कनाडा अगेंस्ट इंडिया। मतलब पीएम मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन पर ट्रूडो को फटकार लगाई है।
टोरंटो सन ने तो ट्रूडो और पीएम मोदी की तस्वीर छापते हुए लिखा था कि दिस वे आउट। इस तस्वीर में पीएम मोदी जस्टिन ट्रूडो को एक तरफ जाने के लिए कहते दिख रहे हैं। यानी द टोरंटो सन ने यह बताया कि मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया ट्रूडो। यानी इस आदमी की घर में भयंकर बेइज्जती हो रही। इसे यह बताया जा रहा था कि तुम इन खालिस्तानियों के चक्कर में इंडिया से संबंध खराब कर रहे हो और मोदी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम खालिस्तानियों को समर्थन दो और फिर इंडिया के साथ जो है वो आके हेलो हाय कर लो। तो मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह हर जगह छपा और यही वो अपमान है जिसकी बात मैंने ऊपर की, जिसे ट्रूडो ने दिल पर ले लिया और भारत से लौटते ही खालिस्तानी आतंकी की मौत का मुद्दा उठाकर भारत पर आरोप लगा दिया। लेकिन ट्रूडो की यह प्लानिंग बैकफायर कर गई और अब भाई को फिर से झुकना पड़ा। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी की मौत का मुद्दा उठाया। इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है वो भी आपको बताता हूं। यह बड़ा दिलचस्प है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। इसी महीने मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक कनाडा की 57% आबादी जस्टिन ट्रूडो को पसंद ही नहीं करती। अगस्त में कनाडा में हुए एक सर्वे में 56% लोगों ने कहा कि ट्रूडो को तो पद छोड़ देना चाहिए। जुलाई में एक और सर्वे में 30% लोगों ने कहा था कि ट्रूडो पिछले 55 साल में सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। कोविड के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो की इमेज कनाडा में खराब होने लगी और इसी दौरान साल 2021 में ट्रूडो ने समय से पहले चुनाव करवा दिए। 2021 के चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें आई, जबकि पिछले चुनाव में ट्रूडो की पार्टी को 177 सीटें मिली थी, यानी 20 सीट घट गई। कनाडा की संसद में कुल 338 सीटें और सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की जरूरत थी। 2021 में ट्रूडो को बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक नेता का सहारा लिया। उस समय ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने समर्थन दिया, जिसके पास 24 सीटें। लेकिन यह पार्टी किसकी है? यह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं जगमीत सिंह, जो खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक माने जाते हैं। यानी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी ही खालिस्तानियों के भरोसे पर टिकी और इसलिए भाई अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत पर अटैक करने का सोच रहा था, मतलब पॉलिटिकल एक तरीके से। लेकिन भाई को मुंह की खानी पड़ी। जगमीत सिंह के बारे में भी आपको बताता हूं। जगमीत सिंह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसी साल जब मार्च में भारत सरकार ने पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर शिकंजा कसना शुरू किया तो जगमीत सिंह ने ट्वीट किया और उसने लिखा था कि भारत के पंजाब में इंटरनेट बंद करके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जगमीत ने लिखा था कि वो ट्रूडो सरकार से कहेंगे कि वो भारत सरकार से इस मामले पर बात करें और अपनी चिंता जाहिर करें। इतना ही नहीं, जगमीत सिंह ने जस्टिस फॉर निज्जर कैंपेन भी चलाया था। तो जो आदमी निज्जर के लिए जस्टिस ढूंढ रहा था वो क्या खालिस्तान का समर्थक नहीं है तो और क्या है? यानी अगर खालिस्तान समर्थक नेता अपना हाथ हटा लें तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी और इसी वजह से ट्रूडो मजबूर हैं कि वो खालिस्तान के मुद्दे को समय समय पर हवा देते रहे, भारत के मामले में दखल देते रहे। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिसका जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा प्रभाव है और यह भी दावा किया जाता है कि उसी शख्स की वजह से जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और उस शख्स का नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस वही आदमी है जो फरवरी में तब चर्चा में आया जब उसने पीएम मोदी को हटाने की बातें कही। तब पाठशाला में हमने जॉर्ज सोरोस की पूरी कुंडली खोलकर आपको बताई थी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि जॉर्ज सोरोस ने कैसे जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के पीएम पद तक पहुंचाया था। उन दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी आपके सामने रखी है। ये देखिए, नकाब हटा तो ट्रूडो निकला। ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वो तस्वीर देखिए जब जस्टिन ट्रूडो जो है वो इसी जॉर्ज सोरोस के साथ बैठकर आराम से हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। कनाडा की एक अवार्ड विनर जर्नलिस्ट हैं एनी किंगस्टन। साल 2017 में किंगस्टन ने जॉर्ज सोरोस और जस्टिन ट्रूडो को लेकर मैकलीन मैगजीन में एक लेख लिखा और इसमें बताया कि कनाडा के ओटावा में कनाडा 2020 नाम से एक संस्था है जो खुद को कनाडा में आजाद प्रगतिशील विचारों वाला सबसे बड़ा थिंक टैंक बताता है। एनी किंगस्टन के मुताबिक कनाडा 2020 थिंक टैंक की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो 2015 में प्रधानमंत्री बने। जस्टिन ट्रूडो कनाडा 2020 के संस्थापक बोर्ड मेंबर भी थे। अब असली खेल समझिए। जो कनाडा 2020 नाम का थिंक टैंक है, इसके संबंध 3 अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन से बताए जाते हैं। वो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, पहला सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस CAP, दूसरा ग्लोबल प्रोग्रेस इनिशिएटिव यानी GPI और तीसरा प्रिसिशन स्ट्रैटेजीज। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को जॉर्ज सोरोस फंड करता है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को फंडिंग के लिए जॉर्ज सोरोस अपने फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का सहारा लेता है। 2016 में दावोस में जॉर्ज सोरोस और ट्रूडो की मुलाकात भी हुई थी,
जिसमें सोरोस ने ट्रूडो की जमकर तारीफ की थी। यानी वो आदमी जो घोर मोदी विरोधी है, जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतरते देखना चाहता है, वो जस्टिन ट्रूडो को कुर्सी पर बैठाए रखने के लिए फंडिंग भी करता है, ये आरोप करता है। ऐसे में यह खालिस्तान को लेकर जो कनाडा कर रहा है, उसके पीछे जॉर्ज सोरोस के भी होने की बातें और आरोप लग रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से जवाब दे रही है, ट्रूडो भी मुझे लगता है जल्दी ही लाइन पर आ जाएंगे। पाठशाला में आज से हम सियासी किस्से की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। आज का किस्सा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से जुड़ा हुआ है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को पीएम पद की शपथ दिलाई गई और इसके बाद लोकसभा चुनाव करवाने की बातें चल रही थी। राजीव गांधी दूसरे नेताओं के साथ कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा करने में मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच मीटिंग वाले रूम में एक लड़की अचानक से नारे लगाते हुए आ जाती है। उस लड़की को सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया, लेकिन राजीव गांधी ने उसके बारे में पूछा कि कौन है, तो राजीव गांधी को बताया गया कि बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस लड़की का नाम टिकट के लिए प्रस्तावित किया है। लड़की के तेवर देखकर कांग्रेस ने उसे टिकट दे दिया और वो सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतर गई और सहानुभूति की लहर 1984 में सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता को हरा भी दी। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि वो लड़की थी कौन? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी थी, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत तूफानी तेवर से की और बाद में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई, जो कि अब बंगाल में राज कर रही है और मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी। इसी तरह के सियासी किस्से हम पाठशाला में आपको बताते रहेंगे।